उसमें से कोड ऑन वेज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कोड, ऐसे 4 व्यापक कोड है जिसके अंतर्गत नई संहिताएं लागू हुई है। आज अगर हम भारत के श्रम बाजार का विचार करें तो वे औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में बटा हुआ है और देश के कुल श्रमिकों का 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षितता की कोई गारंटी नहीं है। और साथ ही टेक्नोलॉजी विकास के कारण हम देखते हैं कि गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि जिनमें सामाजिक सुरक्षितता के लिए पुराने जो श्रम कानून थे उसमें इनके लिए कोई प्रावधान नहीं था, और इसलिए अभी नई श्रम संहिताएं क्या इन गिग वर्कर्स को सही तरीके से एड्रेस करती है, ये भी समझने का विषय है। और इसलिए ये विषय हमने आज के व्याख्यान के लिए चुना था। और मैं ये मानता हूँ कि इस संदर्भ में आज के जो हमारे अतिथि वक्ता है प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो कि अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान हैं एवं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक है, तो हमारे लिए इस विषय के आर्थिक, सामाजिक और जो नैतिक पहलू है उन पर बहुमूल्य दृष्टि प्रस्तुत करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार यहाँ पे स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। आज के हमारे व्याख्यान का विषय अत्यंत प्रासंगिक है, भारत की नई श्रम संहिता, नैतिक विमर्श और सामाजिक प्रभाव। इस विषय पर गहन चिंतन रखने वाले हमारे मुख्य वक्ता का परिचय देने के लिए मैं इस सभा को सर मैम को आमंत्रित करता हूँ। वेरी वार्म आफ्टरनून टू एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमें एक ऐसे विजनरी पर्सनालिटी की मेजबानी का मौका हासिल हुआ है जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस और नेशनल पॉलिसी मेकिंग दोनों में महारत रखते हैं। आप जनाब वो है जिनके ख्यालात हमारे मुल्क की इकोनॉमिक डिस्कोर्स को शक्ल देते हैं और जिनका नाम 21st सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन इकोनॉमिस्ट की लिस्ट में शामिल है। A proud alumnus of Delhi School of Economics and the University of Lucknow, हमारे मेहमान ने 4 डिकेड से ज्यादा वक्त इकोनॉमिक क्लैरिटी के लिए वक्त किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीजी डीएवी कॉलेज में 40 साल तक पढ़ाने और उससे पहले द फेमस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रहने के दौरान उन्होंने कई नस्लों की तरबियत की है, जिनमें 12 एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स की रहनुमाई भी शामिल है। क्लासरूम से बाहर इंडिया की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पर भी उनका गहरा असर है। स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को कन्वीनर की हैसियत से उन्होंने नेशनल पॉलिसी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस को वापस लेने से लेकर एफडीआई पॉलिसी और जीएम क्रॉप ट्रायल्स जैसे मसाइल में उनके इंटरवेंशंस ने ये यकीनी बनाया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी यूनिक ताकत पर कायम रहे। एक बेहतरीन ऑथर और कॉलमनिस्ट होने के नाते उनकी बात द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन हेराल्ड जैसे इदारों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचती है। सर 6 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा रह चुके हैं और इकोनॉमिक्स के शोबे में उनकी खिदमत के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो बराए मेहरबानी मेरे साथ वेलकम करें ऑफ डॉक्टर अश्विनी महाजन सर। थैंक यू मैम। विचारों की प्रखरता ही राष्ट्र का भविष्य तय करती है। आज हमें ऐसे ही प्रखर विचारों की आवश्यकता है जो श्रम और समाज के अंदर संबंधों को नई रोशनी दे सके। अब वह समय है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। मैं डॉक्टर अश्विनी महाजन सर को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने व्याख्यान से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज के इस आदरणीय राव बहादुर बाबूराव दादा किनखेड़े व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्यामराव कोरेटी जी, डॉक्टर धीरज कदम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स
और डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि माननीय डॉक्टर धीरज कदम जी ने बताया ही है कि 4 लेबर कोड्स, 4 श्रम संहिताएं एक लंबे समय के बाद 29 श्रम कानूनों को समाहित करते हुए और नए परिप्रेक्ष्य में इन संहिताओं का निर्माण हुआ है, जिसमें मोटे तौर पर देखने पर पता चलता है कि यह श्रम की डिग्निटी, सोशल सिक्योरिटी और लास्ट वर्कर तक उसका बेनिफिट पहुंच सके, उनको लीगल सुरक्षा भी प्राप्त हो, ऐसे सब उद्देश्यों को लेकर के ये 4 श्रम संहिताएं बनी। हमें इसको थोड़ा इससे पहले कि मैं इन संहिताओं के बारे में बात करूं, क्योंकि आज हम दर्शन शास्त्र के विभाग में बैठे हैं, तो वास्तव में श्रम कानूनों का, श्रम व्यवस्था का दर्शन भी हमें समझना होगा। बहुत लंबे समय से हम जानते हैं कि अपना देश जो है उसमें श्रम और मालिक एक कभी भी टकराव में नहीं रहे, क्योंकि इतने हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है। और हम जानते हैं कि भारत दुनिया का, आजकल कहा जा रहा है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, लेकिन दुनिया का हजारों सालों तक एकमात्र विकसित राष्ट्र बना रहा वो भारत है। हमारे एक पुराना इतिहास बताता है, और ये इतिहास कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, अभी का हमारे लोगों का नहीं है। इतिहासकार भारत के बारे में बहुत आदर से भारत के आर्थिक उन्नति, आर्थिक इतिहास को लिखते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में OECD देशों के एक का संगठन है। हम जानते हैं कि OECD दुनिया के विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है। उन्होंने एक व्यक्ति को, एक अर्थशास्त्री को, एक आर्थिक इतिहासकार को ये दायित्व सौंपा कि दुनिया के इतिहास के बारे में लिखे। तो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिम के जो विशेषज्ञ हैं उनको ईसा से पूर्व कुछ पता नहीं है। तो ईसा के जन्म से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की कुल GDP का, हम लोग जो भी आर्थिक विकास मापते हैं वो सब GDP से मापते हैं, तो कुल GDP का 33 से लेकर 35% पैदा करता था। आज दुनिया को कोई भी विकसित राष्ट्र इस बात का दंभ नहीं भर सकता कि कभी उन्होंने 33 से लेकर 35% GDP पैदा की है दुनिया की, या कभी वो पैदा कर सकते हैं। आज कहा जा रहा है कि भारत अभी भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10-12 सालों में हम 10वीं से चौथी पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। लेकिन जब हम भारत के इस स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं, वो ईसा से शुरू नहीं होता। ईसा से कहीं पहले हजारों सालों से भारत दुनिया के बाजारों पर राज करता रहा। स्वाभाविक है, दुनिया के बाजारों पर राज करता था, शासन होता था, और हम दुनिया पर राज करने नहीं जाते थे, उनके बाजारों पर भी राज करने नहीं जाते थे। वो तो स्वाभाविक तौर पर हमने जो बनाया उसको बेचने के लिए जाया करते थे, अपने जहाजों में भर के लेके जाते थे, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत उत्तम होती थी। और पूरी दुनिया में जो चाहे यूरोप के देश हों या मिडिल ईस्ट के देश हों, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग जाते थे,
वहाँ के बाजारों में जब वो अपना सामान बेचते थे तो वहाँ के व्यापारी भी कहा करते थे कि हमारा भी कुछ सामान ले जाओ। तो हमारे व्यापारी कहते थे कि आपका सामान का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि वो हमारे बाजारों में बिक सके, इसलिए हम आपसे नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो जो भी सामान हम बेचते थे उसको सोने में हमें पे किया करते थे। आज सोने की कीमत कितनी है? शायद 1,51,000। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा हमारी माताओं बहनों के पास है। सही बात है, अनअकाउंटेड। और वो तब हुआ है, उसके बावजूद हुआ है जब हजारों सालों तक, कम से कम सैकड़ों सालों तक हमारे देश को लूटा जा गया और यहाँ से सोना भर भर के लोग बाहर ले गए। फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने बहुत नैतिक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कि आपके पास सोना सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम ही ले जाते हैं। तो ऐसे वाइटमैन बर्डन के नाते बहुत सारा पैसा सोना हमारे यहाँ से जहाज़ों में भर भर के लेके गए। उसके बावजूद ये स्थिति है कि आज भी हमारी माताओं बहनों के पास जितना है पूरी दुनिया के पास उतना नहीं है। उसके पीछे का इतिहास है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके पीछे का इतिहास है उद्योग का। बिना औद्योगिक विकास के ऐसा नहीं संभव हुआ है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे इतिहास में कहीं पर भी श्रम और मालिक के बीच कोई टकराव हुआ हो या कोई हड़तालें होती रही हो, ऐसा हमारे इतिहास में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। हमारे देश में कोई बेरोजगारी रही हो, यह भी दिखाई नहीं देता। और बेरोजगारी को ठीक करने के लिए कोई उपाय किए गए हों, यह भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हमारे देश में उत्पादन होता था। श्रम और मालिक वास्तव में एक ही परिवार हुआ करते थे और वो पारिवारिक जो आपस का संबंध था उसके कारण टकराव का कोई कारण नहीं होता था। तो टकराव का कोई कारण नहीं था, इसलिए हमारे श्रम मालिक के संबंध हमेशा मधुरी बने रहते थे। इस बीच में दुनिया भर में आर्थिक विकास के नाम पर औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास में जिसको हम इतिहास आर्थिक अर्थशास्त्र के इतिहास जब लिखते हैं तो हम जानते हैं कि पुटिंग आउट सिस्टम आया, फिर उसके बाद गला काट प्रतियोगिता हुई, उसके बाद बड़े बड़े उद्योग लगे और एनक्लोजर मूवमेंट हुई। लोग अपने कृषि को छोड़ करके उद्योगों में जाने लगे। कि मैं यूरोप के इतिहास की बात कर रहा हूँ। और कुछ मालिक बड़े मालिक बन गए, कुछ कैपिटलिस्ट हो गए, उनके पास हजारों की संख्या में मजदूर काम करने लगे और श्रम और मालिक के बीच में, कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में एक टकराव। और वहां से जन्म होता है लेबर यूनियनिज्म का। लेबर जो यूनियंस खड़ी हुई और यूनियंस में उसका प्रभाव कहीं भारत में भी आया। भारत में भी जो उद्योग नए लगे उसमें भी यूनियंस बनी और यूनियंस में के द्वारा जब भी श्रम और मालिक के बीच में टकराव होता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारे मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। यानी अगर मान लिया अगर कोई कंपनी घाटे में भी है लेकिन श्रम की मांग पूरी होनी चाहिए, स्वाभाविक है, उनका भी घर चलना है, रोजी रोटी चलनी है। तो लेकिन चूंकि जो लेबर मूवमेंट आई वो कहीं ना कहीं उस पर विदेश का प्रभाव था। और जो हम जान रहे हैं कि जो
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 का जो ज़्यादा प्रभाव हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2, तो इन औद्योगिक क्रांतियों से ही निकला एक लेबर मूवमेंट। और लेबर मूवमेंट ज़्यादा जो पश्चिम के विचार का था, और उसमें भी लेफ्ट का जो विचार था, साम्यवादी विचार, वो उसमें प्रभावी हुआ। और उसमें जब भी कोई श्रमिकों को कोई कठिनाई होती थी तो वो हड़ताल, उसको पहले रिजॉर्ट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था कि कुछ भी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अब कल क्या होगा, सोमवार को क्या होगा, मिल का धुआं बंद होगा, यानी हड़ताल। हमारे एक मित्र हैं, थोड़े पुराने जमाने की बातें जानते हैं। कोई एक शुगर फैक्ट्री थी, उस शुगर फैक्ट्री में, मैं यहाँ दर्शन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इस श्रम संहिताओं के विषय पर आएंगे। तो दर्शन इस प्रकार का था कि हमारे वो मित्र वो पुरानी बात याद करते हैं कि कोई शुगर फैक्ट्री थी, वहाँ हजारों लोग काम करते थे। कहीं किसी कारण से मजदूर और मालिक के बीच में कुछ टकराव हुआ। उन्होंने कहा कि अब तो कल से हड़ताल है, और उसका कोई कहीं बातचीत कुछ नहीं, पहले हड़ताल करेंगे फिर बात करेंगे। मालिक ज़्यादा होशियार था, उसने कहा कि जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ का जो इतना सारा एरिया है, वो ज़्यादा फायदे का है, मिल चला के कोई लाभ हो नहीं रहा, कम लाभ हो रहा है, ऊपर से मजदूरों की भी समस्याएं आ रही हैं। तो उसने उनके धुआं बंद करने से पहले खुद ही धुआं बंद कर दिया, और ताला बंद करके, इसको तालाबंदी बोलते हैं, लॉकआउट करके वो वैसा निकल गए। आज तक वहाँ पर मिल का धुआं नहीं जला। वो जो मजदूर वहाँ पर अच्छी खासी पगार भी पा रहे थे, थोड़ा कम थी, लेकिन वो सब बेरोजगार हो गए, और उसके बाद भी वहाँ नहीं चला। ऐसे में अपने देश में एक और आंदोलन, मजदूर आंदोलन शुरू हुआ। उस मजदूर आंदोलन में उसके प्रणेता थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, महाराष्ट्र से आते थे, संघ के प्रचारक भी थे। तो उन्होंने कहा कि एक नया मजदूर आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक नया दर्शन, कि पहले क्या था कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। उन्होंने कहा कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। यानी दाम कम लेने ऐसा नहीं है, लेकिन देश के हित में काम करते रहेंगे। अगर हम जापान में जाकर के देखते हैं तो जापान में लोग जब हड़ताल करते हैं तो काम बंद नहीं करते, काम ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में रुकते ही नहीं। ऐसे में जो मालिक लोग हैं वो कहते हैं भैया आप बताओ आपको कष्ट क्या है, कहते चलो बता देते हैं। तो उनसे फिर बात होती है और साथ ही निराकरण होता है और वहाँ पर हड़ताल नहीं होती। तो दत्तोपंत जी ने कहा कि हड़ताल हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, और पहला रिजॉर्ट ये होना चाहिए कि हम आपस में बात करें, बात करके चीज़ों को समाधान करने की कोशिश करें और देश के हित में काम करते रहें। तो राष्ट्रीयता की भावना के साथ यह भी जरूरी है। लेकिन जहाँ बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, मजदूर होते हैं, आपस में टकराव स्वाभाविक है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे श्रम कानून समय समय पर बनते रहे, और हम जान रहे हैं कि आज़ादी से पहले से ही श्रम कानून बनते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, और ऐसे ही एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का है। उसी प्रकार से ऐसे
कई प्रकार के कानून थे जो आज़ादी से पहले बने और आज़ादी के बाद तो बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आज़ादी के बाद बना, एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आज़ादी से पहले का था। उसके अलावा मैंने जो बताया आपको, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बना। ऐसे दशकों पुराने हमारे ये जो श्रम से संबंधित जो कानून है, श्रम कानून जिनको बोलते हैं, वो बनते रहे। समय समय पर आवश्यकताओं के अनुरूप, अगर सिनेमा वर्कर्स की कोई समस्याएं थी तो सिनेमा वर्कर्स का के लिए अलग से कानून बना। उसमें भी दो प्रकार के कानून, कहीं वेजेस के संदर्भ में है या उनके सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में अपने अलग अलग कानून बनते गए। फिर इसी प्रकार से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के संदर्भ में लगभग 13 कानून थे। जर्नलिस्ट लोगों के लिए अलग से था कानून। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 2 कानून रहे। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए भी कानून था, डॉक वर्कर्स के लिए भी कानून था, बिल्डिंग वर्कर्स के लिए भी कानून था। यानी अगर आप बीडी वर्कर्स के लिए भी कानून था, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से कानून था। यानी कुल मिलाकर के ऐसे यदि हम कानूनों की सूची बनाएं तो ऐसा ही जैसे कि प्रोफेसर कदम ने बताया कि हमारे 29 ऐसे कानून थे जिनको समाहित करते हुए ये 4 कोड्स में लेकर के आए। तो जैसा कि पहले बात आई है कि कोड ऑन वेजेस ये पहला कोड बना, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड दूसरा कोड था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये तीसरा था, और चौथा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। जब हम श्रम कानूनों की और उसके समय अनुकूल भी चीज़ें बने, उसके संदर्भ में भी जब हम बात करते हैं, वैसे अपने देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो उस समय बहुत आवश्यक रहे होंगे। जैसे हम जानते हैं कि ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं वैसे कानून के संदर्भ में एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे देश में जो दुकानदार होते थे वो पुताई वगैरह ठीक नहीं कराते थे, तो इसलिए हर साल पुताई होनी चाहिए। ये इसके बारे में भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में था। और इसी प्रकार से जो चिमनी जरूर लगनी चाहिए फैक्ट्री के ऊपर ताकि धुआं अंदर ना हो, तो हर फैक्ट्री में चिमनी होना जरूरी है। चाहे आज के संदर्भ में फैक्ट्री में चिमनी की आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन वो कानून है। उन ऐसे इसी प्रकार के जो जिसको हम कहें कि जिनकी अब महत्व खत्म हो गया है, ऐसे कानून भी हमारे देश में रहे और नए संदर्भ भी आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजकल गिग वर्कर्स की बहुत बात हो रही है। हम ब्लिंकिट पर ऑर्डर करते हैं और वहाँ से कोई डिलीवरी बॉय जाकर के डाक स्टोर से सामान उठाता है, वो 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ देता है। या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सामान हम ऑनलाइन करते हैं, वो आपको 1 या 2 दिन में आपको सप्लाई करते हैं, कोई 4 दिन में भी सप्लाई करता है। ऐसे गिग वर्कर्स हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स दूसरे भी प्रकार के हैं, जैसे कोई ओला, ऊबर, इस पर जो लोग अपने ड्राइवर्स हैं उनके वो भी वर्कर्स हैं। इनको अभी तक के जितने भी श्रम कानून थे उनको फ्रीलांसर बोलते थे, वो किसी श्रम कानून में नहीं आते थे। तो ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए प्रकार के श्रमिकों के स्वरूप में हमें नए प्रकार के कानूनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और एक मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ कि सरकारों के साथ बड़े क्लोजली काम करने का अवसर दिल्ली में रहते हुए मिलता है। तो दुनिया भर में इस बारे में बात होती है कि अगर देश का विकास करना है तो 2 तरह के रिफॉर्म्स करने होंगे, एक लेबर रिफॉर्म्स और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स। ये हर
अब जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे या हम सब लोग जो प्रबुद्धजन हैं, कहीं पर भी सुनेंगे, यानी कोई IMF का अधिकारी आकर के बोल रहा हो या कोई वर्ल्ड बैंक का अधिकारी आकर के बोल रहा हो, वो ये जरूर बोलता है कि फॉर इंडियाज डेवलपमेंट दीज टू रिफॉर्म्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। कोई तरीका नहीं है इसके बिना काम करने। अभी हाल फिलहाल में अजय बांगा जी भारत में आए हुए थे, तो हमारे एक थिंक टैंक है, तो हमने सोचा कि चलो उनको बुलाते हैं। उनको नाश्ते पे बुलाया और उसे कहा कि 2 शब्द आप भी बोल दो। उन्होंने भी फिर दोबारा से वही बोला। एक दिन एक गीता गोपीनाथ करके IMF की डिप्टी चीफ हैं, वो भी उसी हमारे इंस्टीट्यूट से आती हैं, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का 75 साल पूरे हुए, तो उसको भी बुलाया था, तो उसने भी भाषण में यही बात बोली कि लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि भी ये कौन एक मुझे ढंग की रिसर्च बता दो जिसमें ये लिखा हो कि लेबर रिफॉर्म्स करके हम देश में बेरोजगारी का समाधान कर लें। जहाँ जहाँ लेबर रिफॉर्म्स हुए वहाँ क्या हो गया? क्या वास्तव में वहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई? लेबर रिफॉर्म्स करने में सबसे अग्रणी राज्य रहा राजस्थान। उन्होंने हायर एंड फायर के नए कानून लेकर के आए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बड़ी विनम्रता से अजय भांगा जी को कहा कि आप ये बातें हर जगह जाकर के बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये बातें आप जैसे इतने बड़े व्यक्ति के साथ शोभा नहीं दे रही कि जिस चीज के पीछे कोई रिसर्च नहीं है, वर्ल्ड बैंक का अधिकारी आकर के उन बातों को बोले। ये एक रिटॉरिक बन गया है, और बस इसको बस करो। लेबर रिफॉर्म्स ढंग की कोई चीजें करो। लेबर रिफॉर्म्स जो आप बोल रहे हो हायर एंड फायर वाला, वो करने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। हाँ, अगर लेबर की बेनिफिट के लिए कुछ करना है, कुछ करें। वो एक ही बात बोलते हैं कि देखिए फला देश में, चीन में, अब चीन के साथ अपनी क्यों तुलना करते हो? चीन में हजारों लोगों की संख्या के साथ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो इतना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इतना विकास कर लिया, तो या तो फिर आप भारत को चीन बना दो। हम तो यहाँ फिर वही दर्शन की बात आती है कि क्या भारत जैसा जो देश है, विकासशील देश है, भारत जैसा जो डेमोक्रेटिक देश है, क्या वो सब चीजें संभव है जो चीन में होती है? आप एक दिन सरकार नहीं चला सकते जैसे चीन करता है। ऐसे एक हमारे मित्र थे, उन्होंने चीन में एक फैक्ट्री लगाई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ चले गए। वहाँ फैक्ट्री लगाई तो चीन के अधिकारी उनके पास आए, कोई इंस्पेक्टर बन करके नहीं आए, कोई उनके ऊपर कोई आरोप लगा करके नहीं आए। उन्होंने कहा देखो आप आए हो, आपका स्वागत है, अब ये बताओ कि आपको कितनी लेबर चाहिए और आपको कोई कष्ट हो तो बताइए, कोई आपको आसपास परेशान करे तो बताइए, आपको हमसे क्या मदद चाहिए वो बताइए, आपको सेल कैसे करना है ये बताइए, आपको कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए वो बताइए, और एक बताइए लेबर कितना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50 लेबर चाहिए। कैसे कैसे चाहिए? उन्होंने ऐसे बताया। अगले दिन ट्रक आया, 50 लेबर को वहाँ उतार दिया। कहते आप इनको रखने की व्यवस्था करो, ये लेबर आपके पास। 1 महीने बाद दोबारा आए, वो लेबर ठीक काम करी है। उन्होंने कहा 45 लोग तो ठीक कर रहे हैं, 5 ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 5 को ट्रक में बैठाओ, अभी दूसरे 5 को उतार लो। वैसी व्यवस्था क्या भारत में हो सकती है? मैं यहाँ पर एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे मित्र, स्वर्गवासी मित्र भी नहीं हैं, अरुण जेटली जी। उनसे कई बार बात होती थी, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे, तो हमारे साथ बजट से के संदर्भ में बाकी सब चीज़ों के बारे में बात कर। तो कहा देखो कि जितना मर्जी लोग बोलते रहे, जितने अर्थशास्त्री हमें जैसे भी समझाते रहे, कोई वर्ल्ड बैंक IMF में जो भी कहता रहे, मैंने लेबर को हाथ नहीं लगाना। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी लेबर लॉस, because this is something which I can't afford to. In a democratic country like ours, we can't change the labor laws. And that is the only reason कि जब लेबर लॉस को बदलने की बात आई, तो सरकार ने लेबर लॉ को बदलने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम ये 29 जो लेबर लॉज हैं, जो अभी बहुत
उपयुक्त नहीं रहे हैं, उनकी कुछ धाराएं, उनको बदलते हुए हम इन 29 के 29 को 4 बेटर तरीके से कोड्स में बदल देंगे, ताकि लेबर की वेलफेयर का ध्यान भी रख सके और आज की आवश्यकताओं को पूर्ण भी कर सके। इसके पीछे का इतिहास ये है, क्योंकि हम तो केवल 4 लेबर कोड्स के बारे में, क्योंकि सरकार बड़े फूंक फूंक कर कदम रखती है, क्योंकि एक श्रमिक और दूसरे किसान, इनके ऊपर बिना इनसे चर्चा किए हुए कोई भी काम हम करेंगे, यानी मेरे से बिना चर्चा किए हुए मेरे बारे में कानून बना दोगे तो वो चलने वाला नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार से जो कृषि कानून, कानूनों का जो हश्र हुआ, वैसा ही हश्र जो है लेबर लॉस का ना हो। इसलिए अरुण जेटली बिल्कुल साफ साफ और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टवादी और बहुत ठीक सोचते थे कि श्रम कानूनों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब हम आते हैं इन कोड्स के ऊपर, फिर बीच बीच में जो मुझे लगेगा मैं जरूर बात करूंगा। कोड्स ऑन वेजेस के संदर्भ में 4 प्रकार के कानून थे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो उसमें कई प्रकार के श्रम जो थे, उस श्रमिक जो थे उसके अंदर से एक्सक्लूड किए जाते, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसकी एक डेफिनेशन होती है कि ये इस प्रकार का श्रमिक आएगा, इस प्रकार का श्रमिक आएगा, इस प्रकार का। तो अब उसी लिस्ट बनाते हुए कोई ना कोई तो गलती हो ही जाएगी। तो कई श्रमिक जो थे और नए युग में नए प्रकार के श्रमिक निकलते हैं। दूसरा, क्योंकि जो श्रम जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं कि ये केंद्र के पास नहीं है, केवल ये कंकरेंट लिस्ट में है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के मजदूरों के लिए कुछ एक्सक्लूडेड थे, कुछ इंक्लूडेड थे। तो जो इंक्लूडेड थे उनके बारे में मिनिमम वेजेस अनाउंस करते रहे। और मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते लगातार जब विभिन्न राज्यों के मिनिमम वेजेस के बारे में देखता था, तो कई बार 3-3, 4-4 गुना का अंतर उन मिनिमम वेजेस के अंदर हमें दिखाई देता है। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जरूर पढ़ेंगे आपको ध्यान में आएगा। हालांकि हमारे देश में कभी भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो ऐसा माना नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी लिंग के आधार पर भी वेजेस कम ज़्यादा होती रही हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार से वेजेस को डिफाइन किया गया था, इसलिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, इन सब के बारे में भी अलग अलग प्रकार से सब में डिफाइन किया था। कोई यूनिफाइड एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ वेजेस नहीं थी। इसके लिए कोड ऑन वेजेस लेकर के आए, ताकि एक यूनिफाइड डेफिनेशन, एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन वेजेस के बारे में आ जाए। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब यहाँ पर मैंने जो आपके समक्ष पहले विषय रखा था दर्शन का, कि क्या डिस्प्यूट होना चाहिए कि रिलेशन होना चाहिए, श्रम संबंध होने चाहिए या श्रम और मालिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो झगड़े से नहीं चलेगा, तो रिलेशंस बेहतर करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बनाया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की 1947 की जगह। एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता था। हम लोग भी जानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हड़ताल और तालाबंदी कम हुई है। अगर आप टेबल देखें कि 1947 में कितने डिस्प्यूट हुए, कितनी बार हड़ताल हुई, कितनी तालाबंदी हुई,
और जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते गए 1991 के बाद हम देख रहे हैं कि हड़तालें भी कम हुई हैं और दूसरे डिस्प्यूट्स भी कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका शोषण होना बंद हो गया है, वो पहले से ज़्यादा शोषित हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, आजकल कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गई है। पहले गिग वर्कर्स नहीं होते थे, आज गिग वर्कर्स हैं। पहले आपके जितने अधिकांश जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होती थी वो उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं, बोनस से लेकर उनके वेजेस से लेकर उनके लिविंग कंडीशन और सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज ज़्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन हड़तालें कम हो गई हैं। तो यह भी वास्तविकता है। हड़ताल और तालाबंदी कम हुई है, उसका कारण ये है कि अब मजदूर को इतनी बेरोजगारी हो गई है कि मजदूर को डर लगने लगा है कि अगर मैंने हड़ताल की तो मैं बाहर हो जाऊंगा, वो तालाबंदी कर देंगे, इसलिए वो डर के कारण नहीं करता। तो ऐसे में इसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर छोड़ते हुए अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेटर कर दें और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को बंद करें तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रकार से समाधान निकल सकेंगे। ऐसा आज के संदर्भ में यह बात उचित दिखाई देती है। तो एक तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पर होना चाहिए, फिक्स टाइम लाइन में होना चाहिए। दूसरा, स्ट्राइक्स जो हैं वो हर बार स्ट्राइक ना हो, उसमें कुछ रेजोल्यूशन के लिए समय दिया जाए। उसमें 60 दिन का समय दिया गया कि स्ट्राइक करने से पहले आप 60 दिन का समय देंगे और उसमें देखेंगे कि भाई और इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की भी बात इसके अंदर आई है। कुछ लोग ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो क्रिटिसिज्म इसका आ रहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, बाकी और सब चीज़ों के बारे में एक बात ध्यान में आती है कि आज की डेट में ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से कहीं बेकार है, कहीं बदतर है, कहीं पर भी छोड़ा जा सकता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि भी हमें इतनी अपने यहाँ सफाई कर्मचारी, अपने ये सब लोग चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको दे देगा। आप कॉन्ट्रैक्टर को कहोगे कि बस ये हमें नहीं चाहिए, वो ले जाएगा, तो उसका मतलब और आपको जॉब से बाहर कर देगा। तो वास्तव में परिस्थितियाँ ये हैं कि इसलिए ऐसा दिखाई दिया कॉन्ट्रैक्ट लेबर से तो ज़्यादा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तीसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें नो एक्ट्स थे पहले सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, सिने वर्कर्स का दूसरे में भी आएगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 1996, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स ये अभी ध्यान में 1959 का एक एक्ट है। ये नो एक्ट की बजाय एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेकर के आए। इसमें मुख्य हेतु ये था, ये कंसोलिडेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में एक सिंगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एंड ग्रेच्युटी में और मैटरनिटी कॉम्पनसेशन वेलफेयर फंड में एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस की गई। पहली बार गिग प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए उनकी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो पहले नहीं थी अब हुई। पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट्स, किसी एक जगह वो काम कर रहा है, दूसरी जगह उसका पोर्टेबल, उसके पास जो प्रोविडेंट फंड है उसको दूसरी जगह पोर्ट किया जा सकता है, पहले नहीं था। जैसे हमारे जो मोबाइल नंबर किसी दूसरे में पोर्ट हो जाता है, पहले प्रोविडेंट फंड दूसरी जगह पोर्ट नहीं होता था, उसको पहले बंद करना पड़ता था, दूसरा अकाउंट खोलना पड़ता था। पोर्टेबिलिटी भी इसमें आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, लेकिन यह समझना होगा कि अभी इसके बारे में रूल्स बने नहीं हैं।
और जब तक रूल बनते नहीं हैं तब तक पुराने ही एक्ट लागू रहेंगे, ये भी इसके अंदर प्रावधान है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के संदर्भ में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के बारे में 13 एक्ट्स थे। फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 से लेकर मैंने जैसे अभी आपको बताया हर क्षेत्र के डॉक वर्कर्स के, सिले वर्कर्स के, बीडी वर्कर्स के, सेल्स प्रमोशन वर्कर्स के, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, वर्किंग जर्नलिस्ट के संदर्भ में, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, सब के संदर्भ में अलग अलग एक्ट हुआ करते थे। उनको एक जगह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के संदर्भ में एक में लाए। तो एक बात तो ध्यान में आती है कि आपने सबके बारे में देखा होगा कि कोई भी एक्ट, तमाम एक्ट जितने भी हैं वो 1950 के आसपास के हैं, थोड़े बहुत 1970s के हैं, लेकिन 1970s को भी अभी 55 साल हो गए हैं। तो ऐसे में इनको बदल करके दूसरे बेहतर और वर्तमान के लिए उपयोगी लाना, वो एक इसकी आवश्यकता महसूस की गई। लेबर की डिग्निटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम वेजेस होती तो थी, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी स्टेट में कम किसी में ज़्यादा, और हर जगह मिनिमम वेजेस नहीं है, हर क्षेत्र में मिनिमम वेजेस नहीं है। तो सभी क्षेत्रों में मिनिमम वेजेस और सभी के लिए एक यूनिवर्सल, हालांकि स्टेट्स कह रही है कि इसमें आप हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है मिनिमम वेजेस देने का, आप कैसे कर रहे हैं। और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मिनिमम वेजेस हम इतने ज़्यादा कर दें कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉय ही नहीं कर पाएँ, ऐसे में लोग भी रोजगार से बाहर ना हो जाएं, ये भी एक चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन लेबर की डिग्निटी के संदर्भ में बात करें तो लास्ट वर्कर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज गेटिंग दिस लीगल एंड एनफोर्सेबल राइट है मिनिमम वेजेस का। और अगर कोई इसके लिए नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनी वायलेशन है, और क्रिमिनल जो कंप्लेंट है वर्कर्स वो कर सकते हैं, यूनियन कर सकती है, तो उसका कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। और मिनिमम वेजेस किसी को नहीं मिलते हैं तो उसके लिए पहले 6 महीने का समय होता था क्लेम का, अब उसको 3 साल बढ़ा दिया गया, 3 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी जो है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, वेजेस में भी, रिक्रूटमेंट में भी और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी। यानी पहले जो हम कई बार सुनते हैं कि किसी महिला को जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसको मैटरनिटी लीव चाहिए थी तो उसको नहीं दिया। तो ऐसे में उनको सभी प्रकार के ये जो बेनिफिट्स मिले, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये रही कि कंपल्सरी रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस विद इन 5 years, ये पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। और पेमेंट ऑफ वेजेस थ्रू बैंकिंग चैनल्स, मैं अभी इसके बारे में आपको फिर मुझे एक बात याद आ गई तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार अमित शाह जी हमारे साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जैसे आमने सामने बात हो रही थी, मिनिमम वेजेस के बारे में बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक बार असम में था और वहाँ पर जो टी गार्डन्स के जो वर्कर्स हैं उनको पैसे बांट रहे थे। तो जैसे वो लाइन में लगे हुए पैसे बांट रहे थे तो ऐसे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था जो लाइन में लेके उनसे कुछ पैसे ले रहा था। यानी उसने उसको ठेके पे लगाया होगा और उसने अपनी कमीशन के रूप में उनसे कुछ कितने पैसे ले रहा था वो नहीं उनको पता, लेकिन वो ले रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत उनको कहा, तो आप तो जानते हैं अमित शाह जी का स्टाइल, अभी कहा उनको कि भाई आप अब से इसको कल से थ्रू बैंक भेजा करो। लेकिन वो भेज पाए होंगे कि नहीं भेज पाए होंगे, लेकिन अब ये प्रावधान आ गया है कि द वेजेस हैव टू बी पेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स ओनली, सो दैट पीपल कांट। और इसके कारण जो मैं यहाँ पर चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, वो मैं बात जरूर बताना आपको अपना कर्तव्य समझता हूँ कि 1991 में
ये फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं जरूर इसको, क्यों हम ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में लेबर की वेलफेयर की बात करते हैं। 1991 में द शेयर ऑफ वेजेस इन टोटल वैल्यू एडिशन, wages and other compensation of employees, was 72%. No, 78%. Not 72, 78%. That is of the total value addition. Wages, the labor used to get 78%. 19% was the share of profit, and rest 3% was distributed between labor and land and management, okay, organization. तो आज के संदर्भ में जानते हैं क्या है? 54%, मतलब 51 to 54%, कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. Approximately 52% goes to the profit, 19% से 52%. And hardly 45% goes to wages and other compensation of employees, that is labor, and 3% वो वही है जो लैंड और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है. यानी लेबर को पहले जो 78% मिलता था, अब केवल 45% मिलता है. एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन इफ पीपल एंड वेजेस, जो वेज अर्नर्स होते हैं, जो लेबर है, that constitutes the major part of the society. क्योंकि मालिक तो एक आधा ही होता है ना, लेबर तो पूरी जनता होती है. जब लेबर, वेज अर्नर्स, एम्प्लॉइज, अदर एम्प्लॉइज सारे मिलाकर के उनको केवल 45% मिलता है, तो स्वाभाविक है the major chunk of the value addition, major chunk of the production goes to the profit, and as a result from where the demand will catch up. अगर मान लिया देश में आप साइकिलों की मांग बढ़ाना चाहते हो, टेलीविजन्स की मांग बढ़ाना चाहते हो, अगर आप बाकी वाइट गुड्स की डिमांड बढ़ाना चाहते हो, व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाना चाहते हो, तो कहाँ से आएगी? आपको लगता है कि टाटाज एंड महिंद्राज वो मालिक लोग स्कूटर लेके बैठे रहेंगे वहाँ पर, हजारों की संख्या में स्कूटर अपने घर में रख लेंगे? क्यों रखेंगे? वो कोई एक बड़ी सी गाड़ी खरीदेंगे, दैट्स ऑल. अगर देश में मांग बढ़ानी है, देश में अगर ग्रोथ बढ़ानी है, तो एक मेजर पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टिमुलस कम्स फ्रॉम द वेज लेड ग्रोथ. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि विद द हायर मिनिमम वेजेस नाउ it will be made possible to have wage led growth. अब हम सोशल सिक्योरिटी पर आते हैं. वेजेस के बाद हम जान रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें ESI, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तमाम सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं. पहले क्या था कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद ही ESI वगैरह लागू होता था. अभी क्या है कि जो हजार्डियस एक्टिविटीज हैं वहां पर एक भी एम्प्लॉय होगा तो वो ESI में आएगा. मैं सब अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी अच्छी बातें ही करने वाला हूँ, और भी बातें करूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो बातें उसमें अच्छी दिखाई दे रही है उसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर अच्छी चीज में भी होती ही है. पहले अभी जो है सभी 10 एम्प्लॉइज से ज़्यादा वहाँ सब ESI लागू होगा. हम लोग जान रहे हैं कि ESI की फैसिलिटी जहाँ लागू होती है वहाँ एम्प्लॉइज डेफिनेटली फ़ायदे में होते हैं, क्योंकि उनका इलाज ESI के हॉस्पिटल्स लगभग सब जगह होते हैं, और उनका इलाज मैं जानता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे पास कोई ड्राइवर काम करता है तो वो कहता है कि आपसे ESI तो मिलना नहीं है क्योंकि आप, लेकिन मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो उसको ये ESI मिलता है. स्वाभाविक है, यू गेट बेटर ट्रीटमेंट. माइन वर्कर्स पहले एक्सक्लूडेड थे, अब इंक्लूडेड हो गए हैं.
अगर कोई एम्प्लॉयर अपना पैसा जमा नहीं करता ESI में, उसके बावजूद भी एम्प्लॉय को बेनिफिट जारी रहेगा, यह इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले कहा, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स and fixed term employees, they are all included in ESI and they are all included in the workers category. सब में ESI तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ 10 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पर होगा। लेकिन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के संदर्भ में अभी आपने सुना होगा कि जो ब्लिंकिट और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने 10 मिनट की जो डिलीवरी है उसको बंद कर दिया। उसके पीछे का एक इतिहास है। 9 जनवरी की बात है, आज है 20 जनवरी। 9 जनवरी को हमारा एक कार्यक्रम था, तो उसमें जो ब्लिंकिट जो है जोमेटो का है, तो जोमेटो में जिसके 20% शेयर है, हमारे दोस्त हैं वो संजीव पिक्चंदानी, Naukri.com और जीवनसाथी.com और ये जो जोमेटो वगैरह ये उसी ने प्रमोट किया। तो मैंने उनको कहा कि यार ये तो ठीक नहीं है, अनफेयर है, इनह्यूमन है कि किसी व्यक्ति को आपको 10 मिनट में सामान पहुंचा और नहीं पहुंचा पाएगा तो उसके ऊपर दंड है, ये सही नहीं है, इसको आप बंद करो। तो उनको भी बात अच्छी लगी कि हाँ शायद हमसे ही गलती हो रही है, क्योंकि हैं तो सब ह्यूमन्स ही होते हैं, वो तो प्रॉफिट के लिए कुछ भी बंद करते हैं, लेकिन होते तो ह्यूमन्स हैं। तो 13 तारीख को उनका मैसेज आया कि हाँ हमने कर दिया इसको, और वो 10 मिनट वाला खत्म हुआ है। लेकिन 10 मिनट खत्म होने से सब समाधान होता नहीं है। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, मैं आज हिंदुस्तान टाइम्स के राइटअप में पढ़ रहा था कि कैसे गिग वर्कर्स जो हैं, जो ब्लिंकिट की सप्लाई करते हैं, एक दिन में 10 भी नहीं कर पाते हैं, 10 करने पर भी केवल 30 रुपये के हिसाब से 300 रुपये ही बनते हैं। तो एक दिन में 300 रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए इनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ समाधान होने चाहिए। तो इसलिए चाहे वो गिग वर्कर्स ये सप्लाई वाले हों, चाहे वो गिग वर्कर्स ड्राइवर्स हों, चाहे वो गिग वर्कर्स छोटा काम धंधा करने वाले हों, जैसे अर्बन कंपनी में करते हैं, ऐसे कई तरह के गिग वर्कर्स हैं। इन सब गिग वर्कर्स की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी भी का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब सरकारें जॉब्स नहीं दे पा रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेवारी है कि वो भी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए डालें। सरकारों का भी ये दायित्व है कि अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए डालें, वो हर एक के लिए करते हैं। तो गिग वर्कर्स विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड दे दो आधार बेस्ड उनका रजिस्ट्रेशन और उनको तमाम प्रकार के दूसरी सुविधाएं, अब कितनी सुविधाएं मिलेंगी वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट द वर्क हैज स्टार्टेड। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं, अगर मान लिया 5 साल से कम है तो उनको ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं था। अभी 5 साल से कम की जॉब वालों को भी ग्रेच्युटी का प्रावधान रखा गया है। और ये भी बात आई है कि जो भी वर्कर्स काम करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे ऑल विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर इन राइटिंग। सो दिस इज समथिंग included in the welfare, है ना। अब चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें 13 एक्ट्स की जगह यूनिफॉर्म सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। और one license, one registration for different establishments. Women are allowed to work at night shifts with safeguards. Common registration and licensing. ये सारे प्रावधान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के संदर्भ में हैं। अब हम अच्छी बातें हमने सब कर ली, अब हम उसके दूसरे प्रावधानों की तरफ बात करते हैं। कि ये बात सही है कि पहले मल्टीपल लॉज थे,
इंस्पेक्टर्स का राज था और कंप्लायंस बर्डन भी बहुत ज़्यादा था एम्प्लॉयर्स के ऊपर, कंफ्यूजन भी था, ओवरलैपिंग भी थी, लिटिगेशन भी बहुत होती थी। अभी कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और डेफिनेशन है। ये तो पहले हाईली प्रोटेक्टिव था लेकिन रिजिड था, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को डिस्करेजमेंट थी, अभी क्योंकि अब थोड़ा इजी किया है हायर एंड फायर को, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी संभव हो सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। और पहले वाले जो थे उसमें लिटिगेशंस को ज़्यादा के कारण थे, अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये सही है कि कवरेज बढ़ी है, लेकिन प्रोटेक्शन जो है वो डाइल्यूट हुआ है। ये सही है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंक्लूड किया है, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस है, फिक्स टाइम वर्कर्स पैरिटी है, लेकिन कंसर्न्स ये भी हैं कि अब हायर थ्रेशोल्ड लिमिट 300 एम्प्लॉइज की आ गई है। इसकी वजह से जो कम वाले जो लोग हैं उनके लिए स्ट्राइक्स का रिस्ट्रिक्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो गई हैं, और नए रूल्स बनेंगे तो पता लगेगा कि कितना वास्तव में ठीक हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बात आ रही है। मैंने जैसे कहा कि लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट्स अब मॉडिफाई करेंगे, और माना जाता है कि स्टेट्स के बीच में भी आजकल बड़ा कंपटीशन चला हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए। रोज सरकारें हमसे भी बोलती हैं कि भी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमारे प्रावधान होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लेबर रिफॉर्म्स जो हैं वो दे आर हाई ऑन द एजेंडा ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में छोड़ दिया तो वो और ज़्यादा ऐसे लेबर विरोधी कानून भी, रूल्स भी बना सकते हैं। लेकिन सरकार के दावों के संदर्भ में ये बात सही है कि सरलीकरण हुआ है, अनुपालन की लागत कम हुई है, निवेश को बढ़ावा देने की बात आई है, सामाजिक सुरक्षा देने की भी बात आई। लेकिन ये बात आ रही है कि ये जब कानून बनाए गए तो इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ क्या लेबर एसोसिएशंस के साथ बातचीत हुई क्या? ऐसा लगता है इसका थोड़ा अभाव रहा, और इसी कारण से ये इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना होती है वो ये कि इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमी रही। पहले श्रमिकों के हाथ में ज़्यादा ताकत थी, नियोक्ताओं के हाथ में कम थी। इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। The collective bargaining strength has come down drastically. लेकिन यहाँ हमें एक बात को समझना होगा। मैं हालांकि इसके बारे में आपके समक्ष बात रख रहा हूँ, लेकिन एक बात को समझना होगा कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली जो बात है उसमें केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़े बहुत लोग हैं, मात्र कुल मिलाकर के 7% ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। उसमें से 5%, लगभग 4.5% जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, और शेष 2.5 से 3% प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का ध्यान रखना और नए प्रकार के लोगों का, इसलिए हालांकि श्रमिक और नियोक्ता शक्ति में असंतुलन पहले से बढ़ गया है, लेकिन वो केवल 2.5-3% उस ऑर्गेनाइज लेबर के संदर्भ में है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनके संदर्भ में डेफिनेटली इसमें सुधार आया है।
इसमें सामाजिक सुरक्षा की बात तो करते हैं क्या, लेकिन कोई मिनिमम पेंशन का प्रावधान इसके अंदर नहीं है। पहले हुआ कर था, लाने की कोशिश हुई थी, फिर रुक गया था। मिनिमम पेंशन का इसमें प्रावधान नहीं है। नो हेल्थ इंश्योरेंस, नो इनकम गारंटी। यह ये हो सकता है अगर रूल्स प्रॉपरली बनेंगे। इसलिए जो सारा का सारा दारोमदार इन कोर्ट्स से आगे बढ़ करके कानूनों पर आ गया, नियमों पर आ गया है, जो रूल्स बनेंगे। संघीय ढांचे में क्रियान्वयन की चुनौती इसके अंदर रहेगी, क्योंकि जो हमारे जो स्टेट्स हैं वो उसके पास कितनी ताकत है, और असंगठित और कमजोर वर्गों की ऐसे बताया जाता है कि इसके अंदर मोटे तौर पर उपेक्षा हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसके लिए उन्होंने बेहतर काम किया है। कुल मिलाकर के रोजगार सृजन का जो दावा है सरकार का कि इसके कारण रोजगार सृजन बेहतर होगा, ऐसा माना जाता है कि कभी भी अगर लेबर के अधिकारों को कम किया जाता है और नियोक्ताओं के हाथ में ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, हायर एंड फायर भी किया जाता है, तो उससे रोजगार बढ़ता है, ऐसा कोई भी तो सरकार का ये दावा ये उसी रिटोरिक का ही एक हिस्सा है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जो पहले से जो कानून थे उनसे एक कदम बेहतर यह कोर्ट्स हैं, लेकिन सारा दारोमदार रूल्स पर पड़ता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन पड़ता है। अगर सरकार अच्छी नीयत से इनको लागू करे और राज्य सरकारें इन कोर्ट्स को ठीक प्रकार से लागू करते हुए इनके लिए नियम बनाएंगी तो जरूर जो श्रम की हालत में सुधार आएगा। लेकिन अंत में मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि विकास की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत हम कल्पना करते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर वर्क मजदूर, वो विकास का एक मात्र ठीक तरीका नहीं हो सकता। इसलिए जब हम डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट करते हैं, हम छोटे छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब हम कहते हैं डोंट बी द जॉब सीकर्स, बी द जॉब क्रिएटर्स, ऐसे में जब हमारे युवा आगे बढ़ करके अपने उद्योग लगाते हैं, हमने देखा कि मात्र 350 स्टार्टअप्स हुआ करते थे देश में। थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दिया, 1,70,80,000 स्टार्टअप्स हो गए। ऐसे नए नए आइडियाज़ की हमारे देश के युवाओं में कोई कमी नहीं। एक लंबा कालखंड निकल गया जिसमें हमने कभी अपने युवाओं पर विश्वास नहीं किया। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युवाओं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं इतिहास में अगर आपको 2-3 मिनट और लेता हूँ, इतिहास में जाते हैं तो एक 1951 में जब हमने अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू की तो हमने कहा कि अपने देश के जो युवा हैं, अपने देश का जो प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंदर कोई दम नहीं है, ना तो इनके पास पैसा है, ना इनके पास ज़्यादा जोखिम लेने की क्षमता है, ना ये ऐसा करना चाहते हैं। और इसलिए अगर इस देश का विकास हो सकता है तो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के माध्यम से हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से हो सकता है। हमने देखा कि जैसे जैसे हमने अपने युवाओं की उपेक्षा की, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर गुरु फिल्म देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी जरूर देख लें। गुरु फिल्म उसी आर्थिक नीति का एक दर्पण है। गुरु फिल्म में दर्शाया कि नायक यानी गुरु, माना जाता है कि ये धीरू भाई अंबानी पर बनी फिल्म है, पर एक मुकदमा चलता है और मुकदमे में कहा जाता है कि भाई आपको एक मशीन लगाने के लिए कहा था, आपने 7 लगा दी,
आपको मना किया था कि आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। आपको इतना प्रोडक्शन करने के लिए कहा था, आपने इतना प्रोडक्शन कर दिया। क्यों ना आप पर मुकदमा चलाया जाए, आपको जेल में भेजा जाए, आप पर जुर्माना लगाया जाए। जिस देश में ज़्यादा मशीन लगाने पर, ज़्यादा उत्पादन करने पर, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर जेल में भेजा जाता, आप समझ सकते हैं कि उस देश के विकास का क्या हाल होगा। ये तब हुआ कि हमने अपने युवाओं पर विश्वास नहीं किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सारे जो युवा हैं प्रयास करें, क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग तो बहुत तेज होते हैं। किस दिशा में जाना है वो हम लोग तय करते हैं। तो उस तीक्ष्ण बुद्धि वाले हमारे जो युवा हैं, उनके दारोमदार हम अपने देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं। मात्र 350 से 1,70,000 स्टार्टअप्स खड़े हो जाना, उनमें से 107 यूनिकॉर्न्स बन जाना, इस बात को दर्शाता है कि हमारे युवाओं में बहुत शक्ति है। तो ऐसे में हम अपने देश का डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट जब हम करते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े शहरों में विकास हो रहा है उसकी बजाय गांवों में विकास हो, कुछ क्लस्टर्स में विकास हो। क्यों 15-20-25 ऐसे बड़े शहर हों जहां पर विकास के टापू बन जाए? क्यों ना ये विकास गांव तक पहुंचे? क्यों ना ये हम क्लस्टर्स बनाएं और हम उसी पुराने युग के अनुरूप, जब हमारा देश अपने युवाओं के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर, अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ा था, आज भी अगर आप देखें तो यह जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, ऑपरेशन सिंदूर में अगर सफलता मिली है तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमारे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री के एक इंडस्ट्री थी, इसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जो लोग नहीं जानते जरूर देख लें। हैदराबाद की एक कंपनी है, हमारे दोस्त हैं अशोक पतलूरी, उन्होंने वो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जिसके कारण एक भी ड्रोन चीन तुर्की से भेजा हुआ हमारे एक भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया। ये जितने भी आप ब्रह्मोस और ये सब देखते हैं, ब्रह्मोस कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं बना है, हजारों की संख्या में हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं। ये जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो हमने चंद्रयान बनाया और जो हम PSLV बना करके ऊपर चंद्रयान या दूसरे जो अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, वो सब बनाने वाले हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं स्मॉल स्केल में, जो इसके नट बोल्ट बनाते हैं, ये सब कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके कारण हमारा देश बनता है। तो ऐसे में हम यदि स्कैटर्ड वे में अलग अलग स्थानों पर डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की तरफ आगे जाते हैं, छोटे छोटे विकास के टापुओं को छोड़कर हम पूरे देश का विकास करते हैं। बड़े बड़े शहरों को छोड़कर यदि हम ऐसे 20-50-100 गांवों के क्लस्टर्स बनाएं और उनको हम आत्मनिर्भर बनाएं, दुनिया पर विश्वास करते हुए, दुनिया के दूसरे मुल्कों पर विश्वास करते हुए यदि हम उनके ऊपर निर्भर रहते हुए काम करने की कोशिश करेंगे, तो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर होगा, वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन होगा, वेपनाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम होगा, वेपनाइजेशन ऑफ योर रेयर अर्थ मटेरियल होगा, वेपनाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स होगा। हर चीज को वेपनाइज करने का वो अधिकार रखते हैं। आजकल तो उन्होंने वीजा को भी वेपनाइज कर लिया है। तो ऐसे में हमें अपने देश के श्रम कानूनों में जो हमने सुधार करने हैं वो तो सर अपने लेवल पर हम करते ही रहेंगे। समाज में इस प्रकार की चेतना और सरकारों में इस प्रकार की समझ कि विकास जो है, जो विकेंद्रित विकास है, वही एकमात्र सही रास्ता है। उसी से हमारे रोजगार का भी समाधान हो सकता है, उसी से हमारे पर्यावरण का भी समाधान हो सकता है, उसी से हमारी बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। इतनी बात कहता हूँ मैं यहाँ पर विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस सारगर्भित व्याख्यान ने निश्चित ही हमें सोचने के लिए नया आयाम दिया। अब यह सत्र चर्चा के लिए खुला है। यदि श्रोताओं में से कोई प्रश्न हो तो वो आदरपूर्वक पूछ सकते हैं।